सभी को नमस्कार। ग्रेड फर्स्ट के अपने पेपर चल रहे हैं और अपने आईसीटी पेडागोजी प्रत्येक सब्जेक्ट में 10 प्रश्न आ रहे हैं। उनमें 2 पेपरों का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया था। एक पेपर मेरे पास आज और आया है कॉमर्स का। इस कॉमर्स में 10 प्रश्न पूछे गए हैं और मुझे नहीं लगता कि ये किताब जिस बच्चे ने भी पढ़ी है अपने वाली, और इसकी जो एक ऑब्जेक्टिव बुक आई थी, यदि आपने ये भी नहीं पढ़ी है ना, तो ऑब्जेक्टिव जो है ना इसकी, उसके आप पेपर जो नए टॉपिक जोड़े हैं उसके प्रश्न जरूर देख लेना। वो बहुत बहुत बढ़िया किताब है। मतलब उसमें से लगभग चीज़ें कवर हो जाएंगी। बाकी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी बच्चे ने गलती की होगी, कर लिया होगा सब चीज़ें। तो अपन फटाफट हल कर लेते हैं। कौन सा सेक्शन प्रतिमान, सूचना प्रक्रिया परिवार से संबंधित है। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान कौन सा होता है जिसके अंतर्गत 7 प्रतिमान आते हैं, और 7 प्रतिमानों में से कौन सा प्रतिमान अग्रिम संगठन डेविड आसुबेल है, संज्ञानात्मक जीन पियाजे है, वैज्ञानिक रिचर्ड सचमैन है। संरचित सामाजिक परीक्षा प्रतिमान जो होता है वो किस में आता है, सामाजिक पूछताछ प्रतिमान में आता है। इसमें जो आते हैं वो आगमन प्रतिमान आता है, मेमोरी प्रतिमान आता है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है वो आता है, और एक वो आता है, दिमाग से निकल रहा है, विकासात्मक प्रतिमान। तो ये स्पेशली ये डी ऑप्शन जो है इसमें गलत है। ये पूरी की पूरी टेबल जो है मैंने 132 के पृष्ठ पे डाल रखी है, जिसमें कौन सा परिवार किस में आता है वो टेबल एक बार, बाकी जो इनके पेपर बचे हैं वो भी इस टेबल को एक बार जरूर देख लेना। स्पेशली सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के जो 6 सदस्य या जो 7 सदस्य हैं उनके नाम जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो 4 प्रतिमान सिलेबस में उनको ढंग से देख जाना। किस ई अधिगम प्रारूप में शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक शिक्षार्थी संप्रेषण इंटरनेट पे ऑनलाइन चैटिंग या सर्वे दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में होता है। देखो ये मैंने आपको पहले ही बोला है, ई लर्निंग में ई लर्निंग के जो 3 प्रकार हैं और ई लर्निंग के जो 2 संप्रेषण शैली हैं, सिक्रोनेस और एसिक्रोनेस, इस पर बहुत डिटेल में मैंने चर्चा की है। तो जहां ऑनलाइन चैटिंग होता है, लाइव चैटिंग होती है, याद रखना वो हमेशा क्या होता है, सिक्रोनेस होता है। और एसिक्रोनेस क्या होता है, जहां मैंने वीडियो, जैसे ये वीडियो है, ये वीडियो रिकॉर्ड करके डालूंगा मैं, तो रिकॉर्ड करके डालूंगा और आप बाद में देख पाओगे। और इससे पहले मैंने फर्स्ट पेपर करवाया था वो था सिक्रोनेस, उसमें लाइव था, आपके मैं कमेंट देख रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो सिक्रोनेस में क्या होता है, लाइव ऑनलाइन होता है, जो भी लाइव क्लासें होती हैं वो सब होती हैं। और एसिक्रोनेस में क्या होता है, पहले रिकॉर्डेड कर देते हैं फिर उसके बाद डाल देते हैं, जैसे मैसेज डालना चाहिए, ईमेल करना है, सब इसमें आता है। मिश्रित अधिगम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का मिश्रण होता है, सिक्रोनेस से बताया दिया। अवलंब अधिगम सपोर्ट लर्निंग होता है, जब हम ऑफलाइन पढ़ाते समय ऑनलाइन कुछ हेल्प लेता हूं तो उसको सपोर्ट लर्निंग बोलते हैं। तो ई लर्निंग के टाइप्स हैं, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, सिक्रोनेस। इसका अपनी किताब में उल्लेख है 167 पे, पेज नंबर 167 पे इसका उल्लेख कर रखा है पूरा का पूरा। कौन सा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी साक्षरता आईसीटी के संदर्भ में उन्नत स्तर की क्षमता को दर्शाता है। ऐसा प्रश्न जब भी आए, बहुत इजी से प्रश्न होते हैं, इसमें हमेशा सबसे व्यापक अर्थ को शामिल करने वाले ऑप्शन को सही कर दो। व्यापकता मतलब जिसमें पूरा अर्थ शामिल आए। तो आईसीटी का जो अपनी किताब में 160 161 के पेज पे देखना, मैंने पूरी व्याख्या कर रखी है, उसमें आप देखना ये दोनों तीनों लाइनें मिल जाएंगी। डेटाबेस से जानकारी निकालना, डेटा का मूल्यांकन करना और सीखने के उद्देश्य से, तो इसमें निकालना, प्रसारण करना, सब चीजें आ गई। यहां कंप्यूटर चालू बंद करना ये तो निम्न अर्थ है। सर्च इंजन का प्रयोग करना भी सामान्य अर्थ हो गया। इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग करना सीखने उद्देश्य से, ये भी सामान्य हो गया। लेकिन डेटाबेस से जानकारी निकालना फिर मूल्यांकन करना, ये ज्यादा क्या है, इसमें कंप्लीट चीजें आ गई। ठीक है, तो ये एक ज्यादा मतलब व्यापकता को व्यक्त करता है, उन्नत स्तर की क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ये। ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा जो मीनिंगफुल अर्थ ज्यादा दिखता है वो हो जाएगा। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करने के उद्देश्य क्या है, बहुत इजी प्रश्न था, मुझे लगता है कि किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए। समग्र अधिगम को सुविधा रोचक बनाता है, दिया हुआ है उद्देश्यों में। कक्षा शिक्षण को व्यवस्थित करता है, संगठित करता है। अधिगम के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति मतलब सकारात्मक अभिवृत्ति बनाता है। मूर्त संप्रत्यों को अमूर्त बनाना गलत है, ये अमूर्त को मूर्त बनाता है। आप देखना किताब में मैंने इसके उद्देश्य लिख रखे हैं, उसमें लिख रखा है अमूर्त से मूर्त बनाने का उद्देश्य है। ये 11 नंबर का पॉइंट है इसमें, जबकि क्या लिख रखा है, उल्टा लिख रखा है। तो आप ये देखना 148 के पृष्ठ पे है ये प्रश्न, और 148 के पृष्ठ पे मैंने 11 नंबर का जो बिंदु डाल रखा है वो ये डाल रखा है अमूर्त से मूर्त होता है, ना कि मूर्त से अमूर्त। बाकी तीनों मिल ही जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो जाएगा, मतलब चौथा ऑप्शन गलत है। तो टीचिंग लर्निंग एड पे अभी तक जो प्रश्न आए ना, वो एक तो वर्गीकरण पे प्रश्न आया है और 2 प्रश्न उद्देश्य पे आए, तो उद्देश्य ढंग से पढ़ जाना आप। कौन सी एक रूपरेखा सार्थक तरीकों से शिक्षण वह अधिगम में प्रौद्योगिकी एकीकरण का मार्गदर्शन करेगी। मैंने पहले ही बोला है, क्लास में भी जब कोर्स शुरू किया था उस समय भी, कोर्स में भी मैंने बात बोली है कि बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, इस पे प्रश्न 100% आएगा, इसको अच्छे से देखना, ये बहुत जरूरी है। और ये मतलब ये मान के चलो कि ये इतना इंपॉर्टेंट बिंदु है कि इस पे लगभग एग्जाम में प्रश्न आया है, कई बार प्रश्न आया है। तो इसको थोड़ा सा ना अच्छे से कवर कीजिएगा।
इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। तो इसका क्या है, टीपीएससी के मॉडल, टीपीएससी के मॉडल, टीएपीएससी के, है ना, ये एकीकरण का सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल जो है ना वो है यही। तो इसके अलावा आपको और बाकी मॉडल जो मैंने वर्णन कर रखे हैं चाहे मत देखना, बट ये जरूर देखना, 174 के पृष्ठ पे है, ये पूरा का पूरा डाल रखा है टीपीएससी के मॉडल, तो ये देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्रश्न कोई बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन जिसने रिवाइज नहीं किया, पढ़ा नहीं ढंग से, वो गलत करेगा। डेविड आसुबेल के अग्रिम संगठन प्रतिमान के उद्देश्यों का सर्वोत्तम वर्णन, मैंने पहले ही बोला, डेविड मतलब प्रतिमानों में कम से कम डेविड अग्रिम संगठन प्रतिमान तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब तक 4 पेपर हुए हैं, 4 में से 3 में इस पे प्रश्न आया है, ये देख लो आप। वर्तमान ज्ञान का नवीन संबंध स्थापित कर बिना रटंत अधिगम पे बल देना, ठीक है। प्रयास त्रुटि के माध्यम से, प्रयास त्रुटि की बात नहीं करता। शिक्षक मार्गदर्शन के बिना, शिक्षक मार्गदर्शन तो इसमें प्रदान होता है, शिक्षा भी गलत है। विषय का संप्रत्यात्मक और तथ्यात्मक ज्ञान प्रदान करना है। संज्ञानात्मक संरचना का विकास करना, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान संबोधित करना। ये अब देखो होने को ये भी थोड़ा सा है, रिलेवेंट है, लेकिन बेस्ट कौन सा है, ये है, क्योंकि इसमें तीनों अर्थ आ गए। आप देखना किताब में मैंने उद्देश्यों के अंतर्गत संपर्कित तथ्यों का बोध करवाना एक लाइन लिख रखी है, फिर जो विशेषताएं उसमें लिख रखी है, संज्ञानात्मक संरचनाओं को विकसित करना, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये भी उद्देश्य और विशेषताओं दोनों में लिख रखा है। तो ये मिल जाएगा आपको 134 के पृष्ठ पे पूरा का पूरा डाल रखा, 140 पेज नंबर 144। फिर है शिक्षा में प्रौद्योगिकी एकीकरण की चुनौतियों के विषय में। चुनौतियों पे 2 प्रश्न आ गए भी अब तक, ये देख लेना एक बार। प्रौद्योगिकीकरण की चुनौतियां, आईसीटी के में भी लिख रखा मैं चुनौतियों वर्गीकरण, और एकीकरण वाले में भी लिख रखा, 2 जगह लिख रखा है इसको। कौन सा, डिजिटल असमानता का कारण नहीं है। डिजिटल असमानता जानते हो कि एक वर्ग ऐसा, जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी से अवगत हो, आप लोग टेक्नोलॉजी से बहुत अवगत हो, एआई के बारे में जानते हो, ऑनलाइन लर्निंग के बारे में जानते हो। एक अपना एक ऐसा वर्ग भी है जो जानता ही नहीं है ई लर्निंग क्या, आज भी वो उस पुराने जमाने में निवास कर रहा है। तो डिजिटल डिवाइडेशन, असमानता का कारण कौन सा नहीं पूछ रहा है। ई सुरक्षा जानते हैं, जो हमारी साइबर सुरक्षा इनसे रक्षा करेगा। सामाजिक आर्थिक स्थिति ये कारण हो सकता है कि मान लो कोई पिछड़ा हुआ एरिया है या आर्थिक स्थिति बहुत है, तो वहां वो बेचारे मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आवासीय क्षेत्र, किसी का आवास क्षेत्र ऐसी जगह है जहां इंटरनेट पहुंच ही नहीं सकता। अपन पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह जाते हैं, वहां इंटरनेट ही नहीं आता है, ठीक है, तो वो ऐसी जगह है, तो आवास क्षेत्र भी एक रीजन हो सकता है। आईसीटी साक्षरता, लोग जानते नहीं है, उनको पता ही नहीं है मोबाइल में ई लर्निंग क्या है, एआई क्या है, चैट जीपीटी क्या है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन ई सुरक्षा, ई सुरक्षा तो पॉजिटिव बिंदु है, ई सुरक्षा डिजिटल डिवाइडेशन का कारण नहीं है, याद रखना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ई सुरक्षा। ये भी मैंने उल्लेख कर रखा है 163 179 के ऊपर, इसमें चुनौतियों के अंतर्गत इसका उल्लेख कर रखा है 179 और 163 पे। रीता मीता से बात नहीं करती, अब ये अप्लाइड टाइप बिंदु है, लेकिन किताब में अपन ने वैसे बाधाओं का उल्लेख कर रखा है। रीता मीता से बात नहीं करती क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। अमूमन धोखा उल्टा होता है, रीता को मीनू ने दे दिया, मिनेश ने दे दिया, जिसने भी दे दिया। ये किस प्रकार के संप्रेषण अवरोध है, तो धोखा दे दिया मतलब कि इसका जो एक्सपीरियंस है वो खराब है इसके साथ, तो क्या होगा, पूर्व अनुभव इसका खराब रहा है, इसलिए वो इससे कम्युनिकेशन नहीं कर पाती। पूर्वाग्रह कब आता, पूर्वाग्रह होता है जब कोई के प्रति अपन धारणा बना लेते हैं कि रीता तो ऐसी लड़की है, उसके बारे में मेरे को किसने बताया, तो वो तो धारणा होती है, ठीक है। यहां पे इसको एक्सपीरियंस मिल गया क्योंकि इसने धोखा दिया, तो यहां पे क्या आएगा, पूर्व अनुभव, ठीक है। तो ये क्या आ गया, पूर्व अनुभव, पृष्ठभूमि संबंधी बाधा में आता है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये भी अपनी किताब में अपने उल्लेख कर रखा है, 124 के पेज पे इन सब बाधाओं का उल्लेख कर रखा है। ये बहुत ईजी प्रश्न था। नीचे फ्लिप्ड क्लास की कुछ अधिगम परिस्थितियां परंपरागत कक्षा की एक परिस्थिति के साथ मिश्रित कर दी गई, इनमें परंपरागत कक्षा को खोजिए। अब देखो सबसे पहले आपको समझना है फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है। फ्लिप्ड क्लासरूम मैंने ऑब्जेक्टिव वाली बुक, यदि आप में से किसी बच्चे ने पढ़ी हो तो ऑब्जेक्टिव वाली बुक में इसका 2 जगह मैंने बहुत डिटेल में व्याख्या कर रखी है, उसको पढ़ना फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है, ठीक है। 170 के पेज पे देखना, ऑब्जेक्टिव किताब में 170 के पेज पे, जो ग्रेड फर्स्ट के लिए आईसीटी ऑब्जेक्ट पेडागोजी की जो किताब है ना ऑब्जेक्टिव, उसमें 170 के पेज में मैंने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लिप्ड क्लासरूम ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि बच्चा घर पे पढ़ के आएगा सब कुछ, और क्लास में केवल क्या करने आएगा, चर्चा करने आएगा, गतिविधि करने आएगा, समूह चर्चा करेगा, प्रश्न उत्तर करेगा, ये होती है फ्लिप्ड क्लासरूम। तो इसमें से फ्लिप्ड क्लासरूम
कि एक परिस्थिति के साथ मिश्रित कर दी गई है। परंपरागत कौन सी इसमें से, बाकी तो लेकिन एक ऐसी चीज है जो परंपरागत है। विद्यार्थी अधिगमकर्ता के रूप में रहता है, विद्यार्थी गतिविधियों द्वारा सीखने के लिए तैयार होकर आते हैं और ऑनलाइन सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, ये तो फ्लिप्ड क्लासरूम हो गया। विद्यार्थी अध्यापक और अधिगमकर्ता के रूप में, मतलब विद्यार्थी एज ए टीचर भी यहाँ डिस्कस कर सकता है बच्चों के साथ और विद्यार्थी भी रहता है, तो ये भी फ्लिप्ड क्लासरूम का आधुनिक रूप है। विद्यार्थी वृहद समूह, लघु समूह, व्यक्तिगत गतिविधियों का नेतृत्व करता है, भी फ्लिप्ड क्लास में आके ही करता है। केवल अधिगमकर्ता के रूप में जो होता है वो परंपरागत क्लास होती है, जहां बच्चा केवल पढ़ने आता है, चुपचाप निष्क्रिय होकर सुनता रहता है। तो केवल अधिगमकर्ता होती है, वो परंपरागत विशेषता होती है, ना कि आधुनिक होती है। ये मैंने वर्णन कर रखा, आप देखना 70 के पेज में पूरा फ्लिप्ड क्लासरूम का, तो ये पढ़ के जाना अच्छा है। इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत सी किताब है। लास्ट प्रश्न है सहयोगात्मक अधिगम। कॉपरेटिव लर्निंग पे जो प्रश्न आ रहे हैं अभी तक अप्लाइड टाइप आ रहे हैं, मतलब इजी प्रश्न आ रहे हैं। सहयोगात्मक अधिगम ज्ञान प्राप्ति, आंतरिक प्रेरणा और समूह अंतःक्रिया हेतु बहुत उपयोगी है। लास्ट के जो लाभ लिख रखे हैं उसमें सब बिंदु दे रखे हैं। आंतरिक प्रेरणा बच्चा स्वयं अपनी इच्छा से करता है, समूह अंतःक्रिया के अवसर मिलते हैं, ज्ञान प्राप्ति ये उद्देश्य में भी लिख रखा है और लाभ प्राप्ति में लिख रखा है। सहयोगात्मक अधिगम में विद्यार्थी एक लक्ष्य को कारण बता रहा है, पूरा करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। अब देखो आंतरिक प्रेरणा और समूह अंतःक्रिया, अब समूह अंतःक्रिया का कारण बता रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम में विद्यार्थी एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए समूह में कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी क्या है, ये व्याख्या भी है। ये क्या है, व्याख्या भी है। तो क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम का ही कारण बता रहा है कि समूह अंतःक्रिया क्यों होती है, तो विद्यार्थी एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए समूह में कार्य करते हैं, तो इसमें व्याख्या भी हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही हैं और ये आर की व्याख्या करता है। तो 147 के पृष्ठ में भी है, और ये जो शुरुआत में इसकी सहकार अधिगम की शुरुआत है वहां भी इसको दे रखा था, देखो 44 से 143 पृष्ठ होगा वहां पे भी। तो ये टोटल 10 प्रश्न थे, मुझे लगता है बहुत नॉर्मल प्रश्न थे, आप लीड ले सकते हैं इन प्रश्नों के माध्यम से। धन्यवाद। बाकी जो बच्चे हैं, बाकी पेपर वाले बच्चे हैं, वो इन्हीं पे ध्यान दें जो बिंदु आ रहे हैं, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, मिश्रित, डिजिटल शिक्षा की चुनौतियां, वर्चुअल लर्निंग के प्रकार एक देख के जाना। इसमें ऑब्जेक्टिव वाली किताब में वर्चुअल लर्निंग के प्रकार ही मैंने दे रखे हैं, तो उसको थोड़ा सा अध्ययन कर देना। एक सॉफ्टवेयर से रिलेवेंट 2 प्रश्न नए आए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा शाम को टाइम मिला तो 5 या 10 मिनट के एक सॉफ्टवेयर जो इंपॉर्टेंट हर विषय के अलग अलग है, उन पे एक 10 मिनट का शॉर्ट वीडियो बना दूं। धन्यवाद।